وہ ایک बहुत बड़े आलीशान रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। रेस्टोरेंट का माहौल ख्वाबनाक सा था। एसी की खनकी में मुअत्तर खुशबुएं फैली हुई थी। वो दो आछी गुलाबी रंग की साड़ी में मलबूस थी। इसके नाजुक क़यामत ख़ेज़ बदन के जलवे उरूज पर थे। खुला आस्तीन वाला ब्लाउज और इसमें से झांकती 2 इंच कमर, जिस पर बारीक शमूस का पल्लू था। शानों से पिनअप किए बदन की क़यामत ख़ेज़ रनाइयाँ मख्फी रखी गई थी। कमर तक आते बाल स्ट्रेट कर रखे थे, कानों में हीरे के टॉप्स पहने हुए थे। इसके अलावा किसी किस्म की कोई ज्वेलरी ना पहन रखी थी। लबों पर अच्छी गुलाबी लिपस्टिक और नफासत से किया गया मेकअप वो तो इस दुनिया की लगती ही नहीं थी। इसके सामने बैठा मर्द सफेद रंग की शर्ट पर ब्राउन रंग की पेंट कोट में मलबूस था। दराज कद वर्जिशी जिस्म पर फंसे महंगे तरीन कोट की शान ही अलग थी। सांवला रंग और आम नकोश जैसे छुप से गए थे। वो मर्द बेहद पुरस्कार दिखाई देता था। आम नकोश पर स्याह गहरी आंखें जाने अपने अंदर कौन कौन से राज छुपाए हुए थी। ज़मर खान के मसामों से पसीना फूटने लगा। जाने क्यों, खाकान आलम को देखते ही उसका दिल बैठने लगता था। धड़कनें खौफ से रक्स करना बंद कर देती थी। ज़मर खान जो किसी मर्द से खौफ न खाती थी, इस मर्द को देखकर सहम जाती थी। ज़मर खान ने साड़ी के पल्लू से पेशानी पर आया पसीना साफ किया। वो मुस्कुराते वो वाइन का ग्लास लबों से लगा गया था। ज़मर खान पर गहरी निगाह डाली, अंदर तक देख लेने वाली निगाह। ज़मर खान मजीद बेचैन हुई थी। एक और गिलास को भूरे मादे से भरते उसने ज़मर की तरफ बढ़ाया। नो थैंक्स, मैं नहीं पीती। ज़मर खान ने इनकार किया। अच्छा, वो हंस पड़ा था। जिस फील्ड में आप आ गई हैं, यहाँ ये सब कुछ फैशन बन जाता है। यू नो, हाई स्टैंडर्ड। वो भारी आवाज में बोला था। अब ऐसी भी बात जरूरी तो नहीं सभी एक जैसे हों। अच्छा, खाकान आलम के लबों के साथ इसकी आंखें भी मुस्कुराई थी। वो उसकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, इसने आंखों से जताया था। हो सकता है आपका जिन औरतों से वास्ता पड़ा हो वो ऐसी हों, मैं नहीं। वो उसके अंदर तक जाती निगाह पर सुलग रह गई थी। अच्छा, इस बार खाकान आलम की आंखों में तमस उतर आया था। ज़मर खान को अपने अंदर तक आग भड़कती महसूस हुई। हिनावे खातून औरतों को लेकर घर में कुछ नहीं सोचता। मेरा जिन औरतों से वास्ता पड़ा, यकीन करें मुझे एक भी याद नहीं। आज तक किसी औरत में कोई खास बात लगी ही नहीं। वो ग्लास मेज पर रख के आता, हीरों से सजी घड़ी पहनी कलाई मेज पर जमा ली। ज़मर की नजरें बेख्तियार इसके बालों से भरी कलाई पर जम गई थी। कस्टमाइज घड़ी जिसकी कीमत करोड़ों में थी, वो हीरों को बदन पर सजाता ही नहीं था, इसकी नुमाइश करना भी बखूबी जानता था। अगर यूं कहा जाए सामने बैठे मर्द पर कीमती लिबास और हीरे उतार दिए जाएं तो इसमें कुछ भी ऐसा खास न था तो वो किसी की निगाह का मरकज निगाह बन पाए। ज़मर को खुद पर हैरानी हुई, आखिर वो क्यों खाकान आलम के सामने आज यूं बैठे थे। ज़मर खान ने लब दांतों तले दबाए, इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाई। ये एलीट क्लास के लिए बना एक महंगा तरीन होटल था। वो इससे पहले भी ऐसे कई होटलों में खाना खा चुकी थी, मगर आज कुछ अलग था। यहाँ मौजूद हाई एलियट क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी खाकान आलम से मरऊब नजर आते थे। कोई एक मर्द भी खाकान आलम के शायान शान नहीं लगता था। कुछ लोग खाकान आलम को पहचान चुके थे। कई खूबसूरत लड़कियों ने खाकान आलम की मेज़ की तरफ रुख किया था। खाकान आलम ने बेनियाजी और बेजारी से इन्हें टाल दिया था। ज़मर खान जानती थी खाकान आलम ने अपना कीमती वक्त इसे देकर इस पर एहसान किया था। वो मॉडल से यूं अकेले में नहीं मिलता था, बल्कि वो किसी को मुंह ही नहीं लगाता था। ज़मर खान को अपनी खूबसूरती पर नाज हुआ था। मैं आपकी मिन्नत तरले पर आपसे मिलने चला आया। मेरा पाकिस्तान रुकने का इरादा नहीं था। आज रात मेरी अमेरिका की फ़्लाइट है। खाकान आलम ने रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। ज़मर खान की रंगत बेइज्जती के एहसास से सुर्ख हुई। मैंने आपकी मिन्नत समाजत नहीं की, मैं सिर्फ इस कमेंट पर बात करना चाहती थी जो स्कैंडल बना दिया जा रहा है। ज़मर ने खुद पर काबू पाते कहा। कौन सा कमेंट? ज़मर खान तहीर ज़दा हुई और अनजान बनने की अदाकारी कर रहा था, या फिर सच में अनजान था। ज़मर खान के अंदर भड़कती आग में इजाफा हुआ। बेइज्जती का एहसास रग रग में उतरा। वह कायब रुचकाए सवालिया निगाहों से इसे देख रहा था। मैंने आपकी एक वीडियो के नीचे आपके लिए सताइश भरा कमेंट किया था। इसके नीचे नेगेटिव कमेंट आने लगे तो मैंने वो डिलीट कर दिया। वो खुद पर काबू पाते बेहद आहिस्तगी से बताने लगी। खाकान आलम की सवालिया निगाहें चुभ रही थी। वो सच में कुछ नहीं जानता था क्या? ज़मर खान ने बगौर से देखते जानने की कोशिश की।
वो अपने दोनों बाजू मेज पर रखे इसे सुन रहा था। आंखों में कोई तासुर नहीं था, मगर पुरस्कारियत बरकरार थी। मेरे कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर कुछ लोग मेरे खिलाफ अजीब बकवास कर रहे हैं। वो रुकी थी। वो खाकान आलम को देखा, जिसके अंदाज में कोई तब्दीली नहीं आई थी। ज़मर ने साड़ी के पल्लू से नम पेशानी पहुंची। वो लोग मेरे और आपके बारे में वन नाइट स्टैंड की बात कर रहे हैं। ज़मर की आवाज़ लड़खड़ाई। वो ये बात नहीं करना चाहती थी, मगर खाकान आलम का अंदाज इसे जैसे जूते मार रहा था। इसे खाकान आलम से मिलने की बड़ी वजह बतानी ही थी, और ये बहुत बड़ी वजह थी। आखिर इसके किरदार पर बात हो रही थी। ये छोटी वजह हो ही नहीं सकती थी। गर्दन पर आया पसीना पहुंचते वक्त मुतमईन थी अपनी तई वो इसे बहुत बड़ी वजह बता चुकी थी। आप जिस फील्ड से हैं, आपको ऐसी बातों की आदत हो जानी चाहिए। ऐसी बातें तो हर जगह हो जाती हैं। वो आगे को हुआ, हमारे दरमियान ऐसी कोई बात है क्या? क्या आप और मेरे दरमियान ऐसा कुछ हुआ है? ज़मर का चेहरा लाल भभूका हो गया। ज़मर ने लब दांतों तले दबाए, सर नफी में हिलाया, फिर इसरारियत भरी आंखें इसकी आंखों में गड़ी थी। आपको मुझसे मिलने से पहले सोचना चाहिए था। जो लोग ये कमेंट पर इतनी बातें कर रहे हैं, वो मुझे और आपको साथ देकर क्या क्या बातें नहीं करेंगे। मसामों से फूटने वाला पसीना ज़मर को पूरी तरह भिगो चुका था। ये पहला मर्द था जो उसे गंग कर चुका था। वो कुछ भी बोलने के काबिल ना रही थी। उसका यही मतलब है कि आपको लोगों की बातों की परवाह नहीं। ज़मर खान को लगा था भरे बाजार में से जूता दे मारा हो। बेइज्जती ही बेइज्जती थी जो उसे महसूस हुई थी। वो तो हिलने की भी पोजीशन में ना रही थी। इसकी सुरमई आंखों में पानी चमकने लगा। यकदम वो फूट फूट कर रोती थी। क्या हुआ हिनावे खातून? वो परेशानी से आगे को हुआ। ज़मर खान चेहरा छुपाए हिचकियों से रोती रही। ये आंसू इस बेइज्जती के एहसास कम कर रहे थे जो कुछ देर पहले इसे महसूस हुई थी। वो बहुत देर तक रोती रही। वो संजीदगी से इसे देखता रहा, एक बार भी चुप करवाने की कोशिश नहीं की थी। ज़मर खान ने काफी देर बाद सर उठाया था। रोने के बाद सुरमई आंखें सुर्ख हो चुकी थी, नाक गाल बेहद सुर्ख। वो खूबसूरती का सराफा मुजस्मा लग रही थी। खाकान आलम ने इसकी तरफ टिश्यू बढ़ाया। वो जो थामते अपनी आंखें रगड़ने लगी थी। ज़मर खान को अपनी पोजीशन पहले से भी ज्यादा ऑकवर्ड लगी। अब यूं मातमी अंदाज में रोने की वजह बतानी थी। सामने बैठा मर्द कोई आम मर्द नहीं था जिसे वो कोई भी कहानी सुनाती तो वो यकीन कर लेता, या फिर अल्तमिश मलिक नहीं था जिसका गिरेबान थाम कर कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूं नीचा दिखाने की। इसे खाकान आलम से अजब सा खौफ आता था, मगर पता नहीं क्या चीज़ थी जो इसे खाकान आलम की तरफ खींचती थी। वो इतना सब पाकर भी सुकून नहीं करती, पुरसुकून नहीं थी। इसे बुलंद से बुलंद सतह पर जाना था। इसे दुनिया को मजीद छोटा होता देखना था। इसे वहां पहुंचना था जहां आज तक कोई न गया था। मजीद से मजीद तर की तलाश इसे अंदर से बेचैन किए हुए थी। वो ज़मर के बोलने का मुंतजर था। संजीदगी से इसे देखते हुए ज़मर अभी भी इसके एक्ट, इसके देखने के अंदाज से कुछ समझ न पा रही थी। ऐसे लगता था वो खुद तक जानबूझकर किसी को आने ही ना देता हो। इसके देखने का अंदाज फुल स्टॉप की तरह था। जहां वो नुक्ता लगा दे बात खत्म हो जाती थी। ज़मर खान ने गहरे गहरे सांस लेते तमहीद बांधने की कोशिश की। भीगा लहजा कंकारा, टिशू से नाक आंखें रगड़ी। आपने इश्मार के बारे में दुरुस्त बात की थी। गीली आवाज में इसने बात शुरू की। इसके आईब्रो उचके यूं कह रहा हो, कौन सी बात? ज़मर खान को पहले से भी ज्यादा खफ न्यान घेरा था। वो इतनी आसानी से पहली मुलाकात भूल गया था। कौन इस जैसी औरत को कैसे भूल सकता था? इसे पूरा यकीन था खाकान आलम ने कभी इस जैसी औरत नहीं देखी होगी। इसे अपनी खूबसूरती, अपनी काबिलियत पर इतना नाज था कोई मर्द इसे देखे और हफ्तों सो ना सके, मगर खाकान आलम इसके तमाम दावे गलत साबित कर रहा था। आपने कहा था इश्मात मुझे ज़ाया कर रहा है, वो मेरे ख्वाबों की मंजिल नहीं। दांत पर दांत जमाते कहा। चेहरा गुस्से और हद तक से बेइंतहा सुर्ख हो चुका था। अच्छा वो बात। वो चौंकता हुआ सीधा हुआ था। आपने कहा था आप मुझे बचाना चाहते हैं। आप चाहते हैं मैं आसमान के चमकते तारे की तरह ना हूँ जो टूटकर जमीन पर आन गिरे। आप चाहते हैं मैं चांद की तरह चमकूं। बहुत देर तक इसके बोलने की मुंतजर रहने के बाद ज़मर ने खुद ही बात का आगाज किया। खाकान आलम ने इस बात में सर हिलाया। वो फिर से इसके बोलने की मुंतजर हुई। वो कुछ ना बोला। ज़मर खान ने मुठियां दबोचनी इश्तियाल अंदाज दबा लिया, अंदर दबा लिया। सामने बैठे मर्द को इसमें जरा बराबर दिलचस्पी नहीं। वो अपने हर अंदाज से अजबर करवा रहा था। वो फिर से फूट फूट कर रोती थी। आंसू शिकस्त के एहसास के थे। खाकान आलम ने टिशू बॉक्स से कई टिशू निकाल कर ज़मर की तरफ बढ़ा दिए। ज़मर खान यहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो इस मर्द को दोबारा कभी नहीं देखना चाहती थी। इसे इस वक्त इतनी ही हद तक महसूस हुई थी।
वो बहुत देर तक रोती रही। बेइज्जती कफ सर उठाने न दे रहा था। वो खामोश बैठा था, आंखें बिल्कुल सपाट थीं, यहाँ तक कि इनमें हमदर्दी की रमक ना रही थी। मुझे शुमार बर्बाद कर रहा है, मुझे फरहाद दुरानी इस्तेमाल कर रहा है। आपकी कही एक एक बात सच साबित हुई है। हिचकियों के दरमियान कहा था, छोड़ दें इश्मात को। बेहद संजीदगी से मशवरा दिया। वाइन का गिलास उठाते खाकान के लबों से लगा दिया। आह, के एहसास से वो एक ही जश्न में गिलास खाली कर गया था। ज़मर खान की हिचकियां हनूज जारी नहीं छोड़ सकती मैं। इश्मात ने मुझे जंजीरें पहना रखी हैं, मैं इश्मात की गुलाम बन चुकी हूँ। आंखें रगड़ते तलखी से कहा, मैं एक शूट से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकती हूँ। इश्मात भिखारी की तरह मुझे चंद लाख देता है। एक शूट का मुझे 30 से 40 लाख दे रहा, और महीने में मेरे सिर्फ 2 शूट हो रहे हैं। वो भीगी आवाज में कह रही थी, छोड़ दो इश्मात को, मसला क्या है। ज़मर कुछ पल इसका चेहरा देखती रही। वो इससे बार बार छोड़ने का यूं ही कह रहा था, या वजह कोई और थी। अभी तक तो ये सब सुनकर इसे अपनी फिल्म में ऑफर देने की पेशकश कर देनी चाहिए थी, मगर वो इसे बेनियाजी से देख रहा था। नहीं छोड़ सकती। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वो हंसा था। ज़मर के हंसने पर हैरान हुई। कानूनी कार्रवाई को छोड़ें, आगे बात करें। ज़मर खान ने इस गहरी पुरस्कारियत भरी आंखों में बादशाहत देखी थी। 5 करोड़ हर्जाना देना पड़ेगा। ज़मर ने आहिस्तगी से बताया। बस? वो हंसा था। चुटकी बजाते थोड़ा दूर खड़े अपने आदमी की तरफ इशारा किया। सूटेड बूटेड में खड़ा आदमी इसकी तरफ चला आया था। खाकान आलम ने इससे कुछ कहा था। इसने इसी लम्हे अपनी कोट की चेक बुक निकाल दी थी। ज़मर खान की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो पूरे 5 करोड़ का चेक साइन कर रहा था। खाकान आलम ने चेक ज़मर की तरफ बढ़ाया। वो चेक लेते हिचकिचा कर रह गई थी। मैं कैसे? ऐसे कैसे? ज़मर खान को एक बार फिर से पसीना आया। वो बिना किसी मतलब के इसे 5 करोड़ दे रहा था। जाने कौन कौन से खुफिया राज वो अपने पहलू में छुपाए हुए था। आपकी मदद कर रहा हूँ। वो कंधे उचकाता बोला था, मगर ऐसे कैसे मैं आपसे इतनी रकम ले सकती हूँ। ज़मर खान ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया था, लब कुचलते कहा, ये तो है। खाकान आलम ने कुछ सोचते अपना सर खुजाया था। आपको मैं अपनी फिल्म की पेशकश करता हूँ, ये एडवांस रकम समझ कर रख लें। ज़मर खान के बदन का सारा खून चेहरे पर सिमट आया था। वो इसी के लिए तो आज खाकान आलम के पास आई थी। ये सब इतना आसान होगा, इसने सोचा नहीं था। मैं आपको पूरे 50 करोड़ दूंगा। अगर फिल्म हिट हो जाती है तो हम प्रॉफिट का शेयर भी आधा आधा कर लेंगे। ज़मर खान बेयकीनी से इसे देखे गई। इसकी सुरमई आंखें मशकूक हुई। खाकान आलम इतनी गई गुजरी शय नहीं जितना आप समझ बैठी हैं। जो मेरे दाम में आ जाए इसके दाम कई गुना बढ़ जाते हैं। बहुत सी लड़कियों को चमकता सितारा बनाया है मैंने। आपकी मंजिल बॉलीवुड से भी आगे है। ये खाकान आलम का वादा है हिनावे खातून। वो इसकी तरफ झुका था। इसकी क्लोन की खुशबू से ज़मर का वजूद हद्दत ज़दा हुआ। पसीने से इसकी साड़ी भीग गई। आज से आप आज़ाद हो चुकी हैं हिनावे खातून। वो खड़ा हो चुका था। ज़मर खान मुजस्सम बनी से देख रही थी। तो कहाँ से आज़ाद? ज़मर खान की आवाज़ हलक में अटकी। इश्मात से और कहाँ से? और झुकते हुए मुस्कुराया। ज़मर खान खौफ से निगाहें झुका गई थी। ज़मर खान को जाने क्यों अपनी सांस से जंजीर होती महसूस हुई। बेइंतहा घुटन सी हुई। खाकान आलम ने अपना हाथ आगे किया। वो उसके सामने मजबूत हाथ को मुजस्सम बनी देखती रही। लोगों की बातों से डरने की जरूरत नहीं है। अब आप खाकान आलम आपके साथ हैं, कोई कुछ नहीं कह सकेगा। ज़मर खान ने अपना कपकपाता हाथ इसके हाथ में दे दिया। वो खाकान आलम के साथ आगे बढ़ी ही थी कि वो रुक गई थी। इसके कदम जंजीर हो गए। वो एक कोने में एक मेज के गिर्द बैठा हुआ था। ज़मर खान को होटल की दीवारें अपने ऊपर गिरती महसूस हुई। उसने उसकी तीखी आंखों में दर्द का तासुर उभरते और फिर मिटते देखा। ज़मर खान को सब चकराता महसूस हुआ। जाने क्यों दुनिया तारीख होती महसूस हुई। खाकान आलम ने बरवक्त बाजू में थामे सहारा दिया। ज़मर खान इससे पहले इसे खुद से दूर करती अल्तमिश कुर्सी घसीट कर खड़ा हुआ था। वॉलेट खोलते मेज पर कई नोट रख दिए थे। भारी बूटों की टकटक से वो उसके करीब से गुजर गया था। ज़मर खाकान ने आलम को खुद से दूर करते इसकी चौड़ी पुष्ट पर नजरें जमा ली। धड़कते दिल पर हाथ रख लिया था। कौन है ये? खाकान आलम की निगाहें पुरतजस्सुस हुई। कोई नहीं। ज़मर खान ने गहरा सांस लेते कहा था। दिल एक पल के लिए धड़का था, एक पल में ही सब संभल गया था। जो शोहरत जो ऊंचाई से चाहिए थी, इसके लिए वो सब खो सकती थी। अल्तमिश भी। अल्तमिश को तो बहुत पहले खो दिया था। हो सकता है अब वो नाम इस खोखले रिश्ते से भी आज़ाद कर दे। ज़मर खान को ना पीछे मुड़कर देखना था न नीचे देखना था। ऊंचाइयां अब इसका मुकद्दर थी। वो सर को झटकते खाकान आलम के साथ आगे बढ़ गई थी।
वो चमड़े की कुर्सी में धंसा बैठा हुआ था। AC 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर चल रहा था। कमरे में बेहद खनकी थी। इसकी शर्ट के ऊपरी बटन खुले थे। पैंट की बेल्ट की हुक खुली थी। बेल्ट खींचकर निकालने की कोशिश करते वो निकाल न सका था। अजब उजड़े से हुलिये में बैठा हुआ था। उंगलियों में दबा सिगार जल जल कर राख हो रहा था, बिल्कुल इसके वजूद की तरह। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। वो खाली आंखें खाली वजूद लिए बैठा था। इस खामोशी में से हील की टक टक सुनाई दी। वो जख्मी सा मुस्कुराया था, जलता सिगार लबों में दबा लिया। ढेर सारा धुआं अपने अंदर भरने लगा। वो आगे गई। वो जानता था वो इसी का इंतजार कर रहा था। वो दरवाजा खटखटाते अंदर दाखिल हुई तो अल्तमिश, जो धुआं अपने अंदर भरा बैठा था, वो गहरा सांस लेते छोड़ दिया था। मैं जानती थी तुम यहीं होगे। उसके सामने आन खड़ी हुई थी। अल्तमिश ने उसे बगौर देखा। वो सिंपल सी प्रिंटेड शर्ट सलवार में मलबूस थी। शानों पर प्रिंटेड शिफॉन का दुपट्टा डाल रखा था, बेहद सिंपल से हुलिये में। वो उसके सामने थी। बहुत अच्छे से जानती हो तुम तो मुझे। वो मुस्कुराया, सिगार लबों में दबा लिया। अल्तमिश, मैं बहस करने नहीं आई, ना मैं कोई ताना तशनीद सुनने आई हूँ। मैंने कब तुम्हें ताना दिया? अगर देता तो सबसे पहले ये कहता, हिजाब पल्लू में छुपा बदन। अजब सितम ढाने लगा। हर निगाह शकूब के लिए वो जिस्म एक तवाफ बनने लगा। वो मचलती कारस्तानियां, वो बेबाक हसन का जादू के गुजरी शाम की बज़म में वो हर दिल को जलाने लगा। वो भारी आवाज में गुनगुनाते हंसा था, वैसे काफी खूबसूरत लग रही थी तुम। वो कुर्सी पर सीधा होकर बैठा था, तीखे सुर्ख आंखें इस पर जमा ली। ये मेरे प्रोफेशन का हिस्सा है, मर्दों से मिलना आम बात है, जमर ने आहिस्तगी से कहा था। अंदर कहीं वो इसकी नजरों से पर झुंझला गई थी। मैंने कब कहा तुम खाकान आलम के साथ रात गुजार कर आई हो? तुम गिरी हुई औरत जरूर हो, मगर अब इतनी भी नहीं गिरी। वो हंसा था। जिमर खान की रंगत आग की तरह सुर्ख हो गई। मुठियां भेज गई। शट अप अल्तमिश, अपनी बकवास बंद करो। वो आगे को हुई, मेज पर पूरी कुव्वत से मुक्का दे मारा। ये गुस्सा सिर्फ उस औरत पर जचता था जो मेरी झोंपड़ी में रहती थी। मैं बस इस औरत की डांट फुटकार सुनता था। आइंदा मुझ पर घुर्राना मत, वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। वो कहरबार लहजे में बोला था। जिमर खान खुद पर काबू पाते पीछे को हो गई। कुछ देर बाद जिमर ने अपने पर्स से 5 करोड़ का चेक निकालते इसके सामने मेज पर फेंक दिया था। इसी 5 करोड़ के लिए तुम्हें लगता था तुमने मुझे खरीद लिया है? ये लो अपने 5 करोड़, और अब मैं आजाद हूँ। अल्तमिश संजीदगी से चेक को देखे गया। तीखी आंखों में न सवाल उभरे न आंखें खून हुई थी। सीने की चमड़ी के नीचे छुपा दिल बस थम गया था। वो बेजान सा होता कुर्सी के पुश से टेक लगा गया था। आजाद हो तुम, अल्तमिश के लबों ने खुद को कहते सुना था। ज़िमर से कुछ देर देखती रही, फिर दरवाजे की जानिब बढ़ गई। दरवाजे के नॉब पर हाथ रखे ज़िमर ठहरी थी। वो कह रहा था, मेरे दिल से आज से तुम उतर गई ज़िमर खान। बस देखना चाहता हूँ मेरी नज़रों से तुम किस दिन गुजरती हो। ज़िमर खान ने मुड़ते हुए से देखा। वो सीट की पुश से सर टिकाते उसे देख रहा था। हाँ ज़िमर, तुमने इतना कुछ किया, फिर भी मेरी नज़रों से नहीं गिर सकी। मैं जानता था कि जिस औरत की मैंने चाह की है वो हद दर्जा खुदगर्ज है। लेकिन सुनो, मुझे तुम्हारी इस खुदगर्जी और तुम्हारे अंदर की हर बदसूरती से इश्क था। अल्तमिश खानजादा ने सिर्फ तुम्हारी ज़ाहिरी खूबसूरती की पूजा नहीं की थी। मैंने तुम्हें तुम्हारी तमाम तर स्याहकारियों, गुनाहों और बदसूरतियों समेत अपने वजूद का हिस्सा बनाया था। मैं तो तुम्हारे अंदर के अंधेरों का भी असीर था। फिर कैसे हो सकता था मुझे पता ना होता कि तुम ये सब करोगी? तुम हर हद तक जा सकती हो, मैं तुम्हारी फितरत से वाकिफ था। वो जख्मी से लहजे में बोला था। जब तुमने मुझ पर मारपीट का इल्जाम लगाया मेरे दिल में, तब भी तुम्हारे लिए गुंजाइश रही थी। मैं रोता रहा, तड़पता रहा, मगर अल्तमिश का वजूद फिर भी तुम्हारा रहा। झूठ झूठ तुमसे नफरत का प्रचार करता रहा। वो अपनी आंखें हथेली से रगड़ रहा था। आंखें गीली थी। तुम्हें स्टेज पर देखा, तब भी तुमसे नफरत ना कर सका। जिस औरत की चाह की थी वो ये सब कर सकती है। मैं जानता था। तुम्हें फ्लैट में 2 रातें रखा। इस वक्त भी अल्तमिश तुम्हारा था। तभी तो तुम्हारे करीब आया। दिल से उतरी औरत के करीब भला कौन सा मर्द जाता है? वो आगे को हुआ, बेल्ट पैंट की हुक से खींचकर निकाल दे। ज़मर खान सहम कर पीछे हुई थी। वो इसे सहमते देखते मुस्कुराया था। डरो मत, तुम पर कभी ऐसे मर्दानगी नहीं दिखाऊंगा। वो बेल्ट को एक हाथ में लपेटने लगा। जिस औरत को काबू करके रखता हूँ, ये हर बार भी मर्द इसी औरत पर आजमाता है। जब मुझे तुम चाहिए ही नहीं हो तो मैं क्यों तुम्हें मारूंगा? बाहर पर उचकाए पूछ रहा था। मैं इतनी गई गुजरी नहीं कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ। अल्तमिश, हाथ लगाओ, तुम्हारे हाथ काट दूंगी। वो गुर्राई। रात के इस पहर तुम्हारा यहाँ अकेला आना ये साबित करता है
تو مجھ سے ڈرتی نہیں؟ چمڑے کی کرسی اس کے بھاری بھرکم وجود کے وزن کے پیچھے کو ہوتی آواز کرنے لگی۔ وہ پیچھے کو اپنا سارا وزن ڈالتے متھم سا ہنس پڑا۔ نہیں زمر، یہ تمہارا نڈرپن نہیں، تمہارا مجھ پر اعتبار ہے۔ تم جانتی ہو میں تمہیں کبھی درد نہیں دوں گا۔ سوچو اس کمرے میں کیا کیا نہیں ہو سکتا۔ میں اس بیلٹ سے تمہاری کھال تک ادھیڑ سکتا ہوں۔ کیا ہی کر ڈالو گی تم؟ زمر خان ایک بار پھر سہمی تھی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ بے وقوفوں کی طرح تنہا یہاں آ گئی تھی۔ چلو مت یقین رکھو، میں تمہیں اپنے پاس کبھی زبردستی نہیں روکوں گا۔ میں سمجھ گیا ہوں زمر، عورت کو تالے لگا کر قید نہیں کیا جا سکتا۔ مجھ میں ہی کمی تھی، میری محبت میں کمی تھی جو تمہیں دل سے قید نہ کر سکا۔ اس کی آنکھوں میں احساس شکست تیرنے لگا۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نفرت محبت کی بات کرتے ہیں زمر، یہ تو ساری عمر کا احساس ضیاع ہے، ساری عمر کی شکست ہے۔ میرا دل ہر پر تمہاری تخلیل سے سوال کیا کرے گا کہ ایسی کیا کمی رہ گئی میری محبت میں تو میری نہ ہو سکی۔ میز پر ٹانگیں لٹکاتے بیٹھ گیا تھا۔ یہ سوال و جواب تمہارے تخلیل سے مخاطب ہو کر لیا کروں گا۔ آخر تم میری کیوں نہ ہو سکی؟ زمر نے نگاہیں چرائیں۔ میں ٹو دا پوائنٹ پر آتا ہوں۔ بیلٹ ہاتھ سے اتار کر زمر خان کی طرف اچھالی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ وہ مسکرایا۔ تمہاری آنکھوں سے اتنی محبت کی ہے کہ ان میں سہما پن بھی مجھے بھاتا نہیں۔ چاہو تو میں اس بیلٹ سے میری کھال ادھیڑ دو۔ اف نہیں کروں گا۔ زمر دروازے کے ساتھ لگے زمین پر پڑی بیلٹ کو دیکھے گئی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، التمش نے حکار بھرا، جب تم مجھے ڈنڈے سے مار کر مجھے اریسٹ کرواتے فرحاد دورانی کے ساتھ چلی آئی، تب اتنی سی دل سے اتر گئی۔ وہ دو انگلیوں کو آپس میں جوڑے کہہ رہا تھا۔ کم ہے؟ وہ اپنی جڑی انگلیوں کو دیکھتے ہنسا تھا۔ اچھا چلو تھوڑا زیادہ کر لیتے ہیں۔ اس نے انگلیوں کو ذرا سا کھول دیا۔ جیل میں اپنی سزا کاٹنے کا منظر میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار تھا، تب بھی بس یوں ہی نفرت کا اظہار کرتا رہا۔ تبھی تو طلاق کے پیپرز پر سائن نہیں کیے تھے۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا۔ میرے بچے کو تم نے مار دیا، اس دن تو میرے دل سے کیا اتری تھی، یہ دل ہی بند ہو گیا تھا۔ پہلا انجائنا اٹیک آیا تھا مجھے۔ زمر اس انکشاف پر سانس روک گئی تھی۔ جب ہوش آیا مجھے لگا تم میرے دل سے مکمل اتر گئی ہو، مگر میں غلط تھا۔ اس کے لہجے میں احساس شکست در آیا۔ لفٹ میں تمہیں آخری سانس لیتے نہیں دیکھ سکا، تب سمجھ آیا التمش ملک کبھی زمر خان سے محبت کرنا چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ کیا عرضت کی تھی جو اس کے لہجے میں اتر آئی تھی۔ تب سوچا تمہیں آزاد کر دوں گا، تمہیں وہ دوں گا جو تم چاہو گی، تمہارا انتظار کروں گا، پلٹ آؤ گی تو تمہیں اپنا لوں گا۔ مگر وہ رکا تھا۔ زمر اس کے رکنے پر بے چین سی ہوئی۔ تمہاری تو کوئی حد ہی نہیں، تمہارے حرص، تمہاری بے لگام خواہشوں کی حد نہیں رہی۔ وہ دانت پر دانت جماتے غرایا۔ تمہارے بدن پر لپٹی اس کی سیاہ ساڑی نے میرے اندر اتنے بارود نہیں بھرے تھے جس میں تمہیں ساری دنیا نے دیکھا تھا۔ میرے اندر کو کھا گئی یہ گلابی آتشی ساڑی زمر۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ نم سا کر رہا تھا۔ اس گلابی آتشی ساڑی نے التمش کے اندر وہ آگ بھری ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی۔ تمہیں ہزار آنکھوں نے دیکھا، میں اتنا نہیں جلا جتنا ان دو آنکھوں نے دیکھا تمہیں جلا۔ کھا گئی مجھے وہ گلابی ساڑی۔ خدا کے لیے آئندہ یہ ساڑی مت پہننا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے منت بھرے لہجے میں بولا۔ زمر خان کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں۔ وہ لب کو چلتے دروازے میں سمائے۔ جاؤ، آج سے التمش تمہارے پیچھے نہیں آئے گا۔ مجھے یقین ہے تم واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑو گی۔ آج سے میرا انتظار ختم۔ زمر خان کو اپنا آپ زمین میں دھستا محسوس ہوا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، مگر اپنا آپ اجڑتا کیوں محسوس ہو رہا تھا؟ آج سے یہ گارڈ اپنی زمر بی بی کی حفاظت نہیں کرے گا۔ آج سے تمہیں اپنے دل سے زبردستی اتار دیا۔ آج سے یہ دل تمہارے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی تیکھی آنکھوں میں دم توڑتی غیرت کا نوحہ رقم تھا۔ زمر خان سے مزید دیکھ نہ سکی تھی۔ دروازہ کھولتے وہ نکل چکی تھی۔ وہ میز سے اترتا لڑکھڑاتے قدموں سے کرسی تک چلا آیا تھا۔ کرسی پر بیٹھتے سگار جلاتے آنکھیں مون لی تھیں۔ پورے ایک ہفتے بعد اس نے اپنی بیوی کو منانے کا سوچا تھا۔ آفس سے واپسی پر اس کے ہاتھ میں گجرے اور برگر تھا۔ افرا کے لیے میک ڈونلڈ سے برگر اور چاکلیٹ شیک لیا تھا۔ اپنے لیے لوکل برگر لگوایا تھا۔ مہینے کا آخری ہفتہ چل رہا تھا۔ اب افرا ایسے مانتی بھی نہیں تھی۔ آج رات مناتے ہوئے اسے شاپنگ کا لالچ بھی دینا تھا۔ اسی ایک بات پر اس کا موڈ ٹھیک ہو سکتا تھا۔ 10,000 کی شاپنگ کروانی ہی پڑنی تھی۔ اس بار ناراضگی جتنی طویل رہی، بھرپائی بھی بڑی ہی ہوگی۔ وہ اپنی بچت میں سے 10,000 روپے الگ کر چکا تھا۔ یہ اس کی سیونگ میں سے آخری ہی پیسے تھے۔ وہ اپنے حالات اللہ پر چھوڑتے اچھے موڈ کے ساتھ گھر داخل ہوا۔
ये पहली मर्तबा था वो इफ्रा से इतनी देर नाराज रहा था, वरना बात जितनी भी बड़ी हो वो खुद ही मान जाता था। इफ्रा से कभी नाराज नहीं होता था। बाइक सहन में खड़ी करते इसने अपने चमकते घर पर निगाह दौड़ाई। ये पहली बार था वो नाराजगी में घर को चमकाए हुए थी। खाना, इस्त्रीशुदा कपड़े सब टाइम पर मिलता था। हसन भी साफ सुथरा रहता था। घर में कोई चीखो पुकार, कोई रोना धोना नहीं था। ये शादी के बाद इसकी जिंदगी का सबसे सुकून भरा हफ्ता था। मगर इफ्रा खामोश हो गई थी। पूरे एक हफ्ते से दोनों सिर्फ किसी काम के तहत ही एक दूसरे को बुलाते थे। 4 दिन तो सब ठीक रहा, मगर अब इफ्रा की खामोशी इसे चुभने लगी। वो इस पर शायद ज्यादा ही गुस्सा कर बैठा है। पिछले 2 दिन से इसने उठते बैठते हर सांस के साथ सोचा था। वो कमरे में दाखिल हुआ और जर्द रंग का लॉन का फ्रॉक पहने हुए थी, जो इफ्रा ने अपने भाई के अकीके पर सिलवाया था। वो अच्छा सूट कभी घर में नहीं पहनती थी, मगर आज पहने हुई थी। शॉपर चारपाई पर रखते इसने बड़े गौर से इफ्रा को देखा था। वो बेड पर बैठी मोबाइल में गुम थी। इसके आने पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। वो शोज उतारते कि नकियों से इसे देख रहा था। इफ्रा से निगाह हटाते फरहाद ने सोए हसन की पेशानी को चूमा था। इसके बाल नरमी से संवारते वो सीधा हुआ। इफ्रा अलमारी की ट्राउजर टी शर्ट निकाल कर इसके पास रख चुकी थी। खाना मत लाना, मैं लाया हूँ। वो ट्राउजर टी शर्ट उठाते छपाक से कमरे से निकल गया था। सहन में बने वॉशरूम में घुस गया था। 10 मिनट बाद वो नहाकर बाहर आया। तौलिए से बाल खुश करते वो कमरे में वापस आया। इफ्रा बेड पर बैठी अपने घुटनों के गिर्द बाजू बांधे हुए थी, किसी गहरी सोच में गुम थी। फरहाद दुर्रानी ने गहरी नजर इस पर डाली। इसके तासुरात से लगता था वो ये भी नाराजगी खत्म करना चाहती है। वो गहरा सांस लेकर रह गया। हमेशा की तरह पहले से ही करनी थी। वैसे भी इस बार तो इसे अपनी गलती लग रही थी। इतनी बुरी तरह वो इस पर चिल्लाया था। शॉपर उठाए वो इफ्रा के सामने आन बैठा। बर्गर और शेक निकाल कर इफ्रा की तरफ बढ़ाया। खाना बनाया था मैंने। इफ्रा ने बर्गर इससे नहीं लिया था। वो कल खा लेंगे, नरमी से कहा। इफ्रा ने खामोशी से इससे बर्गर ले लिया और खामोशी से खाने लगी। फरहाद बर्गर की बड़ी बड़ी बारिश लेते इफ्रा को देख रहा था, जिसने आज कोई नखरा नहीं दिखाया था। हसन कब सोया? फरहाद ने यूं ही बात का आगाज किया। 1 हफ्ते बाद मामूल की बात करना ही अजीब लग रहा था। थोड़ी देर पहले वो फिर से खामोश हो गई थी। बर्गर अच्छा है? फरहाद ने अगली बात शुरू की। इफ्रा ने इस बार फकत सर हिलाया। फरहाद तो रानी भी खामोशी से बर्गर खाने लगा। खाना खाने के बाद वो टीवी ऑन कर चुका था। इफ्रा के कमरे में आने से पहले वो सोना नहीं चाहता था। पूरे 2 घंटे इंतजार के बाद वो कमरे में आई थी। दुपट्टा चारपाई पर रखते वो हसन के पास ही चारपाई पर लेट गई। फरहाद दुर्रानी ने गर्दन तिरछी करते से देखा। बेड से उठते वो दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाजे की चटकनी चढ़ाते वो बेड की जानिब आया। टीवी ऑफ करते बेड पर लेट कर इसने इफ्रा की जानिब करवट ले ली। इफ्रा ने शाने पर नरमी से हाथ रखा था। वो कुछ देर इससे करवट लिए पड़ी रही। वो उसके शाने पर हाथ रखे रहा। इफ्रा इसका हाथ अपने शाने से हटाते उठकर बैठी थी। अंधेरे में अपने बाल समेटे और खामोशी से फरहाद के पहलू में आन लेटी थी। वो इसे अपने करीब करते इस पर झुक चुका था। गहरी होती सांसों से इसके पूर्ण वजूद को खुद में समेट लिया था। कुछ भी कहने की जरूरत ना रही थी। वो दोनों 1 हफ्ते की नाराजगी पूरी तरह खत्म कर चुके थे। वो अभी सोया ही हुआ था। इफ्रा नहा धोकर इसके पहलू में आन बैठी थी। फरहाद उठ भी जाए, अब और कितनी देर सोना है, वो इस पर झुकी कह रही थी। फरहाद ने मुंदी मुंदी आंखें खोलते इफ्रा की जानिब करवट ली। संडे है यार, आज तो सो लेने दो। वो फिर से दूसरी तरफ करवट ले चुका था। रात को कोई कह रहा था मेरे बगैर किसी को नींद नहीं आती। पिछले 2 घंटों से मैं उठ चुकी हूँ, अब कैसे सो रहे हैं? वो फरहाद के बालों में नरमी से उंगलियां फेरने लगी। हसन कहाँ है? फरहाद ने नींद में डूबी आवाज में पूछा, साथ वाली नाजिया की तरफ। इफ्रा के जवाब पर इसकी आंखें पूरी तरह खुल चुकी थी। कितनी बार कहा है मत भेजा करो इसे कहीं भी। एक ही तो बेटा है हमारा, वो भी लवारसों की तरह पल रहा है। वो सीधा हुआ। रात के प्यार और ताने, सुबह ताने, वो तब भी गई थी। तो मैं सुबह भी प्यार कर लेता हूँ। वो इफ्रा का मूड बिगड़ते देखते अपनी तरफ खींच चुका था। पर हाथ छोड़ो मुझे। इफ्रा की बाहों में आती मछली। तुम आज सारा दिन रात के ताने मारो, मैं दिन को भी रात बना लेता हूँ। वह इस पर झुक चुका था। फरहाद भाई मोटरसाइकिल की चाबी देना, मुझे बाजार से नान चने लाने हैं। बबलू खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। फरहाद बुखलाते हुए इफ्रा के ऊपर से उठा था। इफ्रा लाल बबू का चेहरा लिए अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। फरहाद ने दांत पीसते तकिए के नीचे से पड़ी चाबी उठाए इसकी तरफ उछाल दी थी। वो कैच करते कमरे से निकल गया। फरहाद ने गर्दन तिरछी करते
इफ्रा के चेहरे पर निगाह दौड़ाई। वो खामोशी से बेड से उठ गई थी। सॉरी यार, मुझे क्या पता था बबलू आ जाएगा, वो ज़ाती अंदाज में बोला। इफ्रा खामोश ही रही थी। वो उसके अंदाज पर उलझन ज़दा हुआ। अब तक ये कमरा जंग की सूरत हाल इख्तियार कर देना चाहिए था। इतनी खामोशी फरहाद को हजम नहीं हुई थी। वो ड्रेसिंग मेज के आगे खड़े होते अपने गीले बालों में ब्रश करने लगी। फरहाद ने उठकर दरवाज़ा बंद करते चरखनी चढ़ाई। वो इफ्रा के अकब में आन खड़ा हुआ था। इसके पेट पर हाथ जमाते इसने अपने करीब किया। तुम्हें आज शॉपिंग करवाऊंगा, पैसे हैं मेरे पास। मुझे नहीं करनी शॉपिंग। इफ्रा ने इसके हाथ अपने पेट से हटा दिए। हाय इफ्रा मेरी जान, मेरी चुटकी काटना, ये तुम ही हो? वो इसके सामने आता शरारती लहजे में बोला था। आपको क्या लगता है मैंने आपका कभी ख्याल नहीं किया, या मैं सिर्फ आपके फजूल में पैसे खर्च करवाती रहती हूँ? फरहाद ने बेख्तियार सरनवी में हिलाया। या आपका कहना भी मज़ाक का खेज था। जब बेपनाह प्यार आता तभी इसकी बीवी के मुंह से ये लफ्ज़ निकलता, या जब कोई ताना देना होता। तुम शॉपिंग करती हो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अगर तुम थोड़ा कोऑपरेट कर लिया करो तो हमारी बचत हो जाएगी। वो इसके दोनों हाथ थाम गया था। जैसे कि? इफ्रा ने पूछा। जैसा कि तुम 2 महीने बाद एक आध सूट खरीद लिया करो और हर फंक्शन पर नया सूट न बनवाया करो। खाना घर में बना लिया करो, तोहफे तोहफे ज़रा हल्के खरीद लिया करो। इससे क्या होगा, तुम अपनी बचत से महल तैयार कर लोगे। वो तल्ख हुई थी। महल ना सही, हम कुछ सालों तक अपना घर तो खरीद ही सकते हैं। वो संजीदगी से बोला था। कुछ सालों बाद तुम मुझे 2 मरले का ही घर शायद खरीद कर दे सकोगे। तब तक हसन शायद 10 साल का हो ही जाएगा, और मैं अपनी जिंदगी 2 को 4 करते गुजार दूं। यही चाहते हो तुम? वो ब्रश जमीन पर मारते बेड पर बैठते रोना शुरू हो चुकी थी। वो लग खींच गया था जब कभी वो इसे बचत कफायत शारी के मुतालिक समझाता, बात लड़ाई पर आकर ख़त्म हो जाती थी। इफ्रा, खुदा से अच्छे की उम्मीद रखो। मुझे यकीन है हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। तुम हमेशा मायूसी की बातें क्यों करती हो? इतनी अच्छी ज़िंदगी है हमारी, लाखों लोगों से अच्छी। अपने से नीचे देखना सीखो। वो भी जवाबन भड़क उठा था। मैं खुद से ऊपर वालों को क्यों ना देखूं? आम शक्लो सूरत की लड़कियों को मैं जब बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकलता देखती हूँ, मेरा दिल कैसे जलकर राख होता है। तुम नहीं समझ सकते वो तकलीफ। वो चीख पड़ी थी। खुदा का खौफ करो इफ्रा, तुम अपनी खूबसूरती के जोम में खुदा की बनाई हुई सूरतों में ऐब निकाल रही हो। खुदा ने खूबसूरती दी मुझे, किस्मत क्यों ना दी फरहाद? क्या था खुदा हमें इतना नवाजा जितना बाकी लोगों को दिया? 3,000 का सूट लेते 1000 बार में सोचती हूँ, इस सूट को दर्जी से नहीं बबलू की अम्मा से मैं सिलवाऊं, वो कम पैसे लेगी। तुम बाइक चलाते 10 मरतबा मुझसे कहते हो, ये है वो जिंदगी जिसका मैं शुक्र अदा करूं। जिन तहाइफ की तुम बात कर रहे हो, वो देते हुए मैं कितनी शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। कभी तुमने मेरा शर्मिंदा चेहरा देखा? मरा तुम ये कभी ना कहते। वो रो रही थी। तो क्या हुआ इफ्रा, सूट अगर दर्जी ना सिए तो 3,000 के सूट की सिलाई 1500 होती है। बबलू की अम्मा 500 रुपये में सी देती हैं। अगर तोहफा हल्का होता है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ तुमने देना होता है वो भी कोई मिनिस्टर की औलादे नहीं है। तुम्हारी सारी बहनें तुम्हारे गंदे मोहल्ले की ही पैदावार हैं। क्या चाहती हो मैं इनके बच्चों की सालगिरहों पर अपनी पूरी सैलरी खर्च कर दूं? फिर हाथ दुरानी की आवाज़ बुलंद हुई। तुम हमेशा मुझे मेरे घर का ताना देते हो। अगर मेरा मोहल्ला गंदा बदबूदार है, तुम भी इस वजीर आजम के मोहल्ले में नहीं रहते। अभी देखा ना तुमने क्या हुआ? कोई प्राइवेसी है यहाँ? इफ्रा की आवाज़ से बुलंद हुई। वो अपना माथा मसलते कमरे में चक्कर लगाने लगा। एक कमरे में तुम सब बहन भाई पलकर बड़े हुए हो। 45 साल की उम्र में अब जाकर तुम्हारे भाई ने 4 कमरों का घर बनाया है। मैं भी जब 45 का हुआ तो तुम्हें इससे बड़ा घर बना दूंगा। बात फिर रोज के तानों झगड़ों पर आ गई थी। वो सिसक कर रोना शुरू हो चुकी थी। वो खुद पर काबू पाते इसके पास आन बैठा था। इफ्रा, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें वो सब बना कर दूंगा जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। मुझ पर भरोसा रखो। वो बेहद नरमी से इसे कह रहा था। कब फरहाद, कब? जब मुझे इन चीज़ों की ख्वाहिश नहीं रहेगी। आज सिर्फ हसन है, कल 2-3 बच्चे और हो जाएंगे। तुम दिन रात इनके दूध डायपर का सोचा करोगे। हसन आगे चलकर स्कूल होगा, इसकी फीस बाकी खर्चे तुम क्या कर सकोगे फरहाद? बचत मुश्किल है तो मेरी बात समझो। 2 मरले का घर भी नहीं ले सकोगे। वो बुरी तरह रो रही थी। वो बेबसी से ऐसे देखे गया। मैं सारा दिन जानवरों की तरह काम करते नहीं थकता इफ्रा। जब तुम ऐसी बातें करती हो मेरा सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। मैं थक जाता हूँ, अंदर से खत्म हो जाता हूँ।
ایسا لگتا ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ فرحات کی سنہری آنکھوں میں تکلیف سے اتر آئی تھی۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ دیے رونے لگی تھی۔ وہ کافی دیر تک اس کی سسکیاں سنتا رہا۔ کیا چاہتی ہو بتاؤ مجھے، کیسے خوش ہوگی تم؟ نوکری کرنے کے علاوہ وہ ہر بات مانوں گا، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ افرا نے سر گھٹنوں سے اٹھایا، زکام زدہ سانس کھینچی۔ بھائی بھابھی نے اسے اے سی لگوایا ہے۔ وہ حسن کو لے کر کچھ دیر کے لیے کمرے میں لیٹی تو بھابھی نے بہت تانے دیے۔ بل بہت آتا ہے، میں نے ان کی اجازت کے بغیر اے سی کیوں لگایا؟ تمہیں اے سی نہیں لگانا چاہیے تھا افرا، جب ان کی چیز ہے تو ان کی اجازت ضرورت تھی۔ اور خود کو اور حسن کو ایسی عادتیں مت ڈالو جو میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ سنجیدگی سے اسے سمجھانے لگا۔ تم مجھے احساس مت دلایا کرو فرحات کہ تم افورڈ نہیں کر سکتے۔ میرا اپنی جان لینے کو دل کرتا ہے۔ وہ مزید تیزی سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ کیوں نہیں افورڈ کر سکتے ہم تم چاہو تو ہم بھی اے سی لگا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آنسو صاف کرتے اس نے کہا تھا۔ کیسے؟ فرحات درانی نے دانت پر دانت جمائے۔ وہ اس لیے ایک ہفتے سے اتنی خاموش تھی۔ اسے اب سمجھ آیا تھا۔ تم نے مجھے منہ دکھائی میں جو چین دی، اسے بیچ دیتے ہیں، افرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا تھا۔ وہ یہ بات سن کر ہمیشہ بھڑک اٹھتا تھا۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھنسا کر رہ گیا۔ کتنی بار وہ اس سونے کی چین کو بیچنے کی بات کر چکی تھی۔ ایک ہی سونے کی چیز آج تک لے کر دے سکا تھا۔ وہ اس کی محبت کی پہلی نشانی تھی۔ وہ بک جائے وہ کبھی نہیں یہ ہونے دے سکتا تھا۔ فرحات کچھ پل سر کو جھکائے سوچتا رہا۔ میں کرتا ہوں کچھ، وہ پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ سچ فرحات؟ وہ بے یقین ہوئی۔ آگے کو ہوتے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ جوش جذبات سے اس کا چہرہ تمتمانے لگا۔ فرحات نے اس کا چہرہ خوشی سے چمکتا دیکھتے گہری سانس لی۔ میں نے کمیٹی ڈال رکھی ہے افرا، 2 سال کے عرصے پر مبنی کمیٹی ہے۔ میں نے رضوان سے کہا تھا مجھے سب سے آخر پر میری کمیٹی دے، تب تک حسن اسکول جانے والا ہوتا، اس کے داخلے پر وہ پیسے کام آ جاتے۔ اب اس سے کہتا ہوں مجھے پہلے دے دے۔ وہ تھکا تھکا کہہ رہا تھا۔ کتنے کی کمیٹی ہے فرحات؟ افرا کا لہجہ خوشی سے کپکپانے لگا۔ 1.5 لاکھ۔ فرحات نے 2 لاکھ کی کمیٹی کو 1.5 لاکھ کا بتایا تھا۔ یہ سارے پیسے تو اسی لگانے پر ہی لگ جائیں گے۔ میں نے سوچا تھا کچھ کے میں کپڑے بنا لوں گی، سارے لون کے کپڑے پھٹ چکے ہیں۔ افرا مایوس ہوئی تھی۔ کیا مطلب پھٹ چکے ہیں؟ تم نے اس بار 4 لون کے سوٹ لیے تھے۔ کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے 4 درجن لے کر دیے تھے۔ اتنی گرمی اور پسینے میں پہنی رہتی ہوں اور پھٹ چکے ہیں۔ تم نے غور سے مجھے دیکھا نہیں فرحات، میں گھر میں بھی اچھے والے سوٹ پہن کر پھر رہی ہوں، وہ خفگی سے بولی تھی۔ فرحات نے اس کے جسم پر جوڑے کو دیکھا۔ وہ کڑھائی والا کاٹن کا سوٹ پہنی ہوئی تھی۔ اتنی گرمی میں یہ سوٹ تھوڑا بھاری تھا۔ اسے افرا پر ترس آیا۔ چلو تیار ہو جاؤ، میں تمہیں شاپنگ کروا کر لاتا ہوں۔ افرا کی بھیگی آنکھیں بے حد نرمی سے صاف کیں۔ اور اے سی؟ وہ پریشان ہوئی۔ فرحات ہنس پڑا۔ وہ بھی لگا دوں گا، بس رویا نہ کرو۔ وہ اسے پیار سے باہوں میں بھر چکا تھا۔ آج ہی لگوا کر دو گے؟ افرا نے اپنی بات پر زور دیا۔ افرا کہا نا لگوا دوں گا، 2-4 دن تو صبر کرو، پیسے تو آ جانے دو۔ وہ جھنجھلایا تھا۔ اگر پیسے نہ ملے تو؟ وہ پھر سے پریشان ہو چکی تھی۔ تو ڈاکہ ڈال کر لے آؤں گا، لیکن تمہیں اے سی ضرور لگوا کر دوں گا۔ وہ بدمزہ ہوتے اس سے دور ہوا تھا۔ افرا اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ جب تک فرمائش پوری کرتے رہو میری بیوی کو پیار آتا رہے گا، جس دن کوئی خواہش پوری نہ کروں تمہارا بس نہیں چلتا، مجھے کان پکڑوا کر گلی کے نکڑ پر کھڑا کر دو۔ وہ افرا کی گردن چومتے بولا تو افرا کی ہنسی کی چھنکار کمرے میں گونجی تھی۔ وہ اس پر جھکتے اس کی ہنسی کو قید کر گیا تھا۔ وہ اسے 2-4 جوڑے دلوانے بازار لایا۔ افرا نے عادت سے مجبور ایک عدد جوتے کا جوڑا بھی خرید لیا تھا۔ وہ اسے جولری کی دکان میں گھستے دیکھتے تاویداری سے اس کے پیچھے داخل ہوا۔ اس نے ایک عدد جھمکے کی جوڑی لی، سیل میں لگی 2-4 انگوٹھیاں بھی لے لیں۔ وہ سر کو خم کیے پیمنٹ کر رہا تھا۔ جولری کی دکان سے نکلتے وہ سڑک کے کنارے زمین پر لگے بیگز دیکھ رہی تھی۔ قیمت پوچھتے فرحات کی طرف دیکھتی تھی۔ فرحات سنجیدہ کھڑا رہا، اسے کوئی مثبت جواب نہیں دیا تھا۔ 500 کا ہی تو پرس ہے، لینے دو، وہ منت بھرے انداز میں بولی۔ فرحات نے مجبوراً سر ہلایا تو اس نے 2 پرس لے لیے تھے۔ وہ پیمنٹ کرتے جلد از جلد اس بازار سے نکلنا چاہتا تھا۔ چلو افرا تمہیں آئس کریم کھلاتا ہوں۔ وہ اسے ریڈی میڈ کپڑوں کی شاپ کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے اس کی کلائی مضبوطی سے جکڑ گیا تھا۔ تیزی سے وہ بازار سے نکلنے لگا۔ فرحات درانی، اسے بھاری آواز سنائی دی۔ اس آواز نے فرحات کے قدم مجمد کر دیے۔ پرانے مراسم یاد آئے۔ فرحات کی رنگت فق ہوئی تھی۔ سوٹڈ بوٹڈ میں خاقان عالم اس کے سامنے کھڑا تھا۔ افرا حق تک سے خاقان عالم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی وجہ خاقان عالم نہیں، اس کے پہلو میں کھڑے مرد سے زیادہ کوئی شاندار ہو سکتا تھا بھلا؟
فرحات درانی کی سحر انگیز پرسنالٹی دنیا کا کوئی مرد مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اتنا ہی وجیح، اتنا ہی شاندار تھا۔ افرات اس کی بڑی گاڑی کو دیکھ کر مسمرائز ہوئی تھی۔ اتنی بڑی گاڑی اس نے آج تک کراچی میں کسی کے پاس نہیں دیکھی تھی۔ فرحات درانی زرد رنگت کے ساتھ کھڑا تھا۔ خاقان عالم اور اس جیسے کئی بھیڑوں سے اس نے اپنی جان مشکل سے چھڑوائی تھی۔ تم نے ماڈلنگ کی دنیا کیوں چھوڑ دی فرحات؟ تم تو بہت آگے جا سکتے تھے۔ خاقان عالم فرحات درانی کے اسے گرم جوشی سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ مجھے اچھی جاب مل گئی تھی، وہ سنجیدگی سے کہتا افرا کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھ گیا۔ فرحات تم چاہو تو ابھی بھی وہاں جاب کر سکتے ہو۔ خاقان عالم اتنی ہی تیزی سے فرحات کے سامنے آیا اور اپنا کارڈ فرحات کی جانب بڑھایا۔ بہت شکریہ۔ فرحات نے جان چھڑوانے والے انداز میں اس سے کارڈ لے لیا تھا۔ ایک نظر افرا کے سیاہ دوپٹے کے حالے میں دمکتے روپ کو دیکھا تھا، پھر وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کسی چھلاوے کی طرح اس بھیڑ میں گم ہو گیا تھا۔ خاقان عالم کتنی دیر تک وہیں کھڑا رہا، سیاہ دوپٹے کے حالے میں دمکتا روپ اس کی نگاہوں میں دیر تلک رہا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔